हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन लवर्सना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी प्लान हॉलिडे और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आपके मन में आ रहा होगा ये प्रश्न कि सर प्लान हॉलिडे क्या है और जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन अभी डिस्कशन करने वाले हैं ये बेसिकली क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। देखिए, पहले आपको बता दूं कि प्लान हॉलिडे का मतलब होता है योजना अवकाश, और जब मैं बात करता हूं ग्रीन रेवोल्यूशन का तो इसका मतलब है हरित क्रांति। ठीक है, प्लान हॉलिडे भारत में 1966 में शुरू की गई और 1969 में खत्म की गई, और इसी टाइमलाइन में ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1966 में शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ हुई थी तास्किंद इंटरनेशनल होटल में। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई और उसके बाद समझौता के लिए जब वो गए पाकिस्तान के साथ उस होटल में, तो वहां पर उनकी डेथ हुई मिस्टीरियस तरीके से। उसी 66 में गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद इंदिरा गांधी एक नई प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त होती है, अपॉइंट होती हैं। हालांकि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसी टाइमलाइन में शुरू की गई थी बड़े लेवल पे। हालांकि शुरू तो इससे पहले प्लान किया गया था शुरू करने का, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जमकर भारत सरकार ने जो कार्य किया है ना, वो बेसिकली इसी टाइमलाइन में किया। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्लान हॉलिडे है क्या, पहले वो बताइए। देखिए, ऐसा है 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को शुरू की गई, उसका टारगेट एग्रीकल्चर रखा गया और 1956 तक चला एंड दैट प्लान वाज सक्सेसफुल, क्वाइट सक्सेसफुल। इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई 1956 में और 1961 में इसको खत्म किया गया। ये प्लान फेल रहा। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई 1961 में और 1966 तक ये चला और ये भी प्लान फेल रहा। आप ऐसे समझिए कि 1966 में आपकी ऐसी हालत हो चुकी थी, आपके पास इतना मनी नहीं था कि आप फोर्थ 5 ईयर प्लान को 1966 में आगे आप कंटिन्यू कर पाए। उस दौरान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे देश में जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है जो 1966 में शुरू होने वाली है, इसको हम आने वाले 3 वर्ष तक शुरू नहीं करेंगे, है ना। 1969 से शुरू करेंगे और 1975 तक इसको फोर्थ 5 ईयर प्लान को चलाएंगे। लेकिन 1966 से लेकर 1969 के बीच में ये जो टाइमलाइन है, इस दौरान कोई 5 ईयर प्लान नहीं चलेगा और नहीं शुरू किया जाएगा। बल्कि ये जो टाइमलाइन है, इस दौरान हम अपने देश में कोई 5 ईयर प्लान शुरू नहीं करेंगे और इस पूरे 3 साल के कार्यकाल को या टाइमलाइन को हम प्लान हॉलिडे के नाम से जानेंगे। और इन 3 वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल प्लान लॉन्च करेगी, यानी सालाना टारगेट, है ना। और ये जो एनुअल प्लान होगा, इन 3 साल के एनुअल प्लान में 3 एनुअल प्लान हो गई। इसमें भारत सरकार का उद्देश्य होगा कि भारत सरकार एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़ चढ़कर अपने देश को स्ट्रांग बनाए या प्रमोट करे और हमारे देश में जो अनाज की कमी उसको दूर की जाए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान को न शुरू करने का कारण जो माना जाता है और प्लान हॉलिडे को शुरू करने का जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि हमारे देश में 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, वी जस्ट लॉस्ट दैट पर्टिकुलर वॉर। इसके बाद हम 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है एंड वी वोन दैट पर्टिकुलर वॉर। लेकिन एक बात है ना, आप जीते या हारे, लॉस तो हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो हुआ। जो पैसा आप वहां लगा रहे थे वो पैसा अगर आप अपने देश के डेवलपमेंट में लगाते तो ज़्यादा उचित होता। लेकिन चूंकि हमारे देश की ऐसी परिस्थितियां थी कि हमें न चाहते हुए भी उन युद्ध में कूदना पड़ा और हमें लड़ना पड़ा। चूंकि ये देश का मसला था, ये देश के सॉवरेनिटी का मसला था, तो हम क्यों ना जाएं उधर। तो इन दोनों लड़ाइयों के कारण, दोनों युद्ध के कारण हमें काफी लॉस हुआ था और हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर पाए। सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च द प्लान हॉलिडे फॉर 3 इयर्स। इन 3 वर्षों में इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि पूरी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस किया जाएगा, यानी एक कृषि का नया रणनीति, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी अपनाया जाएगा और पूरी तरीके से ये फोकस किया जाएगा कि भारत एग्रीकल्चर के सेक्टर में मजबूत हो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो समय है जिस दौरान भारत की जो मुद्रा है, करेंसी है, रुपया, इसका वैल्यू डिवैल्यूएट हो रहा था, यानी वैल्यू डाउन हो रहा था। और इसके सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसके पीछे कि हम अपने मनी को, आप समझिए ऐसे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि हम सामान बेच कम रहे थे, खरीद ज्यादा रहे थे। और जब हम खरीद रहे थे तो वो सामान जब हम दूसरे देशों से जब खरीदा करते थे तो हम अपनी ही करेंसी को यूज किया करते थे। और याद रखिएगा, जब आपका करेंसी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बहुत ज़्यादा जाएगा ना, तो आपकी वैल्यू डाउन होगी। जो वस्तु आपको 1 रुपये में मिलती थी अब वो 10 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जो वस्तु 1 रुपये मिल रही थी अब वो 10 रुपये मिल रही, तो इसका तात्पर्य है कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। ये स्थिति हम झेल रहे थे इस दौरान।
इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि हम इन 3 वर्षों में अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान में बहुत मजबूती के साथ लगेंगे। 1969 में हमारा प्लान हॉलीडे समाप्त हुआ, हम काफी हद तक स्ट्रांग हुए इकोनॉमी के सेक्टर में, इकोनॉमिकली काफी अच्छे हुए, और वी प्लान दैट कि भाई हम जो है अब फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसी टाइमलाइन में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे भी काम किया और हम सक्सेसफुल हुए, जाहिर सी बात है। उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल के कारण हमारी इकोनॉमिक थोड़ी स्ट्रांग हुई, क्योंकि हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, हमने क्रॉप को सेल किया और बहुत सारे सेक्टर में 3 सालों में काम किया, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई और हम इस हालात में आ गए कि 1969 में हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर पाए। बहरहाल आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, थोड़ा इस पे चर्चा कर ली जाए। देखिए, अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको में अनाज की बहुत कमी थी एक समय। 1940s का टाइमलाइन है। 1940 के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1940s के जो डिकेड्स हैं, इस दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको में भी बहुत प्रॉब्लम था अनाज को लेकर, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे नहीं हो रहे थे। तो वहाँ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट उनका नाम कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, और उनका जो नाम था नॉर्मन बोरलॉग था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मन बोरलॉग, है ना। तो नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया, एंड दैट पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन वाज क्वाइट सक्सेसफुल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको में काफी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हुआ और उससे हम इंस्पायर होकर शास्त्री जी ने निर्णय लिया कि अपने देश में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया जाए। बात हो रही 1966 के पहले की। शास्त्री जी ने स्वामीनाथन को कहा कि स्वामीनाथन जी, ऐसा है कि इसको भारत में लागू कीजिए, बिकॉज यू हैव द डेप्थ नॉलेज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एम एस स्वामीनाथन ने शास्त्री जी के कहने पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को 1966 में इंट्रोड्यूस किया। लगभग उसी समय के आसपास हमारे शास्त्री जी हमारे बीच नहीं रहे और ग्रीन रिवॉल्यूशन के पूरे मामले को, इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का जो संपूर्ण फोकस गया या संपूर्ण क्रेडिट गया, हमारी इंदिरा गांधी जी का गया। और इंदिरा गांधी ने बहुत ही काबिलियत आप कह सकते हैं, काबिल तारीफ आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लागू करने का प्रयास किया और अंततः 1969 में द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया तो पहले एक चीज बता दूं कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, और इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो एम एस स्वामीनाथन हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुई थी तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का फीचर क्या है, मतलब इसका क्या है। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी जिसमें हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में कई नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई और इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, जिससे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत क्या क्या किया गया, तो इसको हम लोग कंपोनेंट के नाम से जानेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स थी, आप इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि क्या क्या किया गया। ध्यान से समझिएगा। इस दौरान एम एस स्वामीनाथन ने प्रयास किया कि भारत में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो क्षेत्र हैं, यहां पर नए तरीकों से खेती की जाए। भारत के इन 3 एरिया में स्पेसिफिकली, वेस्टर्न यूपी, जिससे हमारे देश में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो क्रॉप का कि हमारी स्थिति मजबूत हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाइएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है। पहला, स्वामीनाथन का कहना था कि हमें अपने देश में ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं उनको छोड़ करके, जो पुरानी जो सीड्स हैं उसको छोड़ करके हमें HYV सीड्स का उपयोग करना चाहिए, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। नाम से ही क्लियर है, ये जो सीड्स हुआ करती थी, बेसिकली स्वामीनाथन ने सबसे पहले इसको व्हीट और राइस के कंटेक्स्ट में लॉन्च किया, यानी गेहूं का HYV सीड्स और राइस का HYV सीड लॉन्च किया और इनको सभी किसानों को दिया गया, किसानों को प्रमोट किया गया किसानों के बीच में, और कहा गया कि इसको आप अपने खेतों में इसको बोइए। ये जो आपका था व्हीट एंड राइस का जो HYV सीड, ये बेसिकली जब इसको खेत में उगाया जाता तो बहुत बौने इनके पौधे होते थे, काफी बौने होते थे, लेकिन हाँ ये काफी हाई आउटपुट देते थे, है ना। अब एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो ट्रेडिशनल सीड जितना क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा ये करते थे प्रोडक्शन। और इतना समझिए कि इनको मेंटेन करना क्रॉप के रूप में काफी महंगा हुआ करता था। कैसे? इनकी खेती में बहुत ज्यादा वाटर लगता था, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता था, जिसको आप खाद कहते कि खाद छीटा कि नहीं छीटा, कहते हो ना फर्टिलाइजर को, तो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता था। और इनमें कीड़े बहुत लगते थे तो इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स भी बहुत छीटा जाता था।
जाहिर सी बात है, इनमें एक अच्छी चीज ये थी इन सभी HYV सीड्स में कि ये बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करती थी। ये चीज याद रखिएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान HYV सीड्स को प्रमोट किया गया और साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज को भी स्ट्रॉन्ग किया गया इंडिया में, और खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया गया। ये चीज याद रखिएगा ताकि खेती अच्छे से हो पाए। और 1960s में लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि था, खेती का भूमि, वहां पर सिंचाई की व्यवस्थाएं पहुंचाई गई और हमारे देश में HYV सीड्स इन 3 राज्यों में खासतौर पर बड़े लेवल पर प्रमोट हुई और खूब क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। इसके बाद क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि किसानों को जो लोन है कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाए, जिससे कि खेती में उनको कोई रुकावट ना हो, है ना। तो क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग पे ज्यादा फोकस दिया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को आसानी से लोन मिले और खेती जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। ये प्लान किया गया। इसके बाद जो भी एक चीज और इसमें किया गया, भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया कि जो भी किसान खेती करेंगे, खाने पीने भर वो अपना अनाज रखकर अगर वो बेचना चाहते हैं तो उनके अनाजों को हम भारत सरकार खरीदेंगे और ये फसल के पहले ही अनाउंस कर देंगे कि हम आपकी इस फसल को इतने रुपए क्विंटल पे लेंगे। इस व्यवस्था को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, MSP कहा जाता है। तो MSP की व्यवस्था इस दौरान शुरू हुई। तो हम कह सकते हैं कॉमर्शियलाइजेशन हुआ शुरू, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो MSP की व्यवस्था इसी टाइमलाइन में शुरू हुई थी, याद रखिएगा। और MSP डिसाइड करता है, आप सभी को मालूम है, भारत सरकार की एक एजेंसी करती है। उस पर भी MSP का जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तो काफी डेप्थ में समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन पे फोकस किया गया। कहने का तात्पर्य है कि भारत सरकार ने भारत की जो कृषि क्षेत्र है इस दौरान टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने को लेकर प्रमोट किया, यानी कि जितना ज्यादा हो सके टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, हार्वेस्टर्स, दीज टेक्नोलॉजी बिकेम द पार्ट ऑफ द फार्मिंग लैंडस्केप इन इंडिया एट द टाइम। इसके बाद हमारे देश में समय गुजरने के साथ, हालांकि ग्रीन रिवोल्यूशन का काफी लंबा टाइमलाइन माना जाता है, 1974 में चूंकि ग्रीन रिवोल्यूशन चल ही रहा था, इस दौरान भारत सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने का उद्देश्य यह था कि हमारे देश में खासतौर पे जो इरिगेटेड एरियाज है, जहां पर सिंचाई की जरूरत होती है खेती करने में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। और अगर मैं कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए तो CADP के तहत 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई इरिगेटेड एरियाज में, जहां सिंचाई की व्यवस्थाएं जरूरी थी। एक जो डेवलपमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द फार्म डेवलपमेंट कहा जाता है, मैं CADP की बात कर रहा हूं। और दूसरा ऑफ द फार्म, यानी खेत पर और खेत के बाहर, है ना। तो ऑन द फार्म और ऑफ द फार्म। ऑन द फार्म का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, हेंगा देना, जिसको हम लोग कहते हैं लेबलिंग द लैंड, जुताई हो गई, प्लफिंग हो गई, अब उसको लेबलिंग किया जाता था। तो ये जो ऑन द फार्म डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि लेबलिंग द लैंड, वाटर चैनल्स बनाना, जैसे नहर उहर बनाना हो गया, है ना, सॉइल को और फर्टाइल बनाना। तो ये सारी चीजें कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत सरकार किया करती थी, ताकि खेती लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। और साथ ही साथ ऑफ द फार्म डेवलपमेंट काम भी किए गए, जिसमें भारत सरकार ने रोड्स बनवाई, है ना, ताकि जब अनाज का उत्पादन हो जाए तो उसको मार्केट में ले जाना आसान हो। मार्केट को बनवाया गया, रूरल ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया गया, जिससे कि खेती के बाद, है ना, जो किसान जब सामान बेचने जाते हैं तो रास्ता खराब होने की वजह से उनका नुकसान ना हो। कई बार होता है ना कि अनाज खराब हो जाया करते थे, है ना, गाड़ी पलट गया, टमाटर वगैरह तो फूट फाट गया, तो ऐसा ना हो। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको प्रमोट किया गया 5 ईयर प्लान में, केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि ये जो सीड्स हुआ करता था इसमें कीड़े बहुत लगते थे, तो उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स को इस दौरान भारत सरकार ने देश में खूब प्रमोट किया ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत, और केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया। अंततः उद्देश्य यह था कि भैया खूब बड़े लेवल पे खेती करना है ना। तो याद रखिएगा कि भारत में जो एक केमिकल फर्टिलाइजर को प्रमोट किया गया था, जिसमें यूरिया खाद वगैरह सुने हो ना, तो बेसिकली इसको जब प्रमोट किया गया तो इससे बड़े लेवल पे खेती हुई। और आप सभी को मालूम है कि जब मैं बात करता हूं भारतीय मृदा की या फिर मिट्टी की, तो इंडियन जो सॉइल होती है ना, इसमें ये स्पेशली अगर आप देखें तो लैक्ड काफी ज्यादा नाइट्रोजन का लैकनेस होता है ना। तो इस वजह से इस इशू को सॉल्व करने के लिए
जो निर्णय लिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत भारत सरकार के द्वारा, वो ये लिया गया कि भारत सरकार एनपीके को प्रमोट करेगी। एनपीके का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और पी फॉर आप मतलब के फॉर, उसको आपको मालूम है केमिकल फार्मूला इसका होता है बेसिकली, है ना। तो केमिकल नेम आप कह सकते हैं, केमिकल फार्मूला पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम आप कह सकते हैं। तो इन तीन चीजों को फर्टिलाइजर्स में मिक्स करके इसको प्रमोट किया गया, और जो रेशो रखा गया एन का रखा गया 4, है ना, और 2 रखा गया पी के, और पोटेशियम का 1 रखा गया, के फॉर पोटेशियम, पी फॉर फास्फोरस हो गया आपका, एन फॉर नाइट्रोजन। तो एनपीके की मात्रा को बढ़ाया गया, जिससे कि भारत की जो इंडियन जो सॉइल है बेसिकली, उसकी जो प्रॉब्लम है जहां पर नाइट्रोजन की लैकनेस है, उसको कम किया जा सके। इसके साथ भारत सरकार ने बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को भी प्रमोट किया, जिससे कि आपके देश की फसल प्रोटेक्ट हो, और जिसके कारण हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़े, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े। तो हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत ये सारी चीजें प्रमोट की गई। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसके कारण काफी बड़ा लॉस हुआ। ये बस ऐसे ही है कि आप काफी थके हुए, लेकिन आपने दारू, शराब या स्मोक से हेरोइन ले लिया और काफी एनर्जी आ गई, आपने बहुत जोश के साथ कार्य किया, लेकिन जब आपका उसका नशा टूटा तो आपकी बॉडी की जो हालत हो रही है ना, वो आप ही जानते। उसी प्रकार हमारे देश की जो भूमि थी, उसमें फर्टिलाइजर्स को छीट करके जो फ्यूचर उसका जो फ्यूचर का जो फर्टिलिटी जो फ्यूचर में यूज हो सकता था, उसको एक ही समय पे यूज कर लिया गया। और हमारे देश की जो लैंड थी, आफ्टर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, हमारे देश के जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, और खासतौर पे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का, वहां पर फर्टिलिटी का लॉस ओवर द टाइम देखा गया, यानी सॉइल डैमेज बड़े लेवल पे हुआ। तो ये तो आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा। लेकिन हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसके 3 फेस माने जाते हैं, है ना। इसका 3 फेस माना जाता है, याद रखिएगा। एक जो फेस माना जाता है, याद रखेंगे, फेस 1। तो मैं फेस 1 लिख दे रहा हूं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का जो फेस 1 माना जाता है, 1965-66 में जो शुरू हुआ था, ये 1980 तक चला था, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था बेसिकली। जिसको शुरुआत तो किया शास्त्री जी ने, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का संपूर्ण जो काम गया, इंदिरा गांधी जी को गया। इसके बाद जो फेज 2 था, याद रखेंगे, फेज 2 का जो टाइमलाइन माना जाता है वो 1980 माना जाता है, 1980 से 81, ये 80 से 81 आप कह सकते हैं, है ना। 1980-81 में इसको शुरू किया, ये 1980 से 1991 में शुरू किया गया था, ये याद रखेंगे। नरसिम्हा राव की सरकार आने तक इसको लागू किया गया। इस दौरान ये फोकस किया गया था कि व्हीट का प्रोडक्शन तो हो ही, साथ ही साथ राइस का भी प्रोडक्शन हो। और इस पर्टिकुलर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फेज था, इस दौरान हमारे देश की वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, असम, और जो भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, जहां पर लगभग 100 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल होता है, उन जगहों पर फेज 2 को प्रमोट किया गया। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे बात को। और बेसिकली वेटर रीजन्स को टारगेट किया गया, वेटर रीजन में कह रहा हूं, ठीक है। खासतौर पे अगर आप देखें, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, कावेरी बेसिन हो गया, वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है जहां पर ये सारी चीजें बेसिकली की गई थी, सेकंड फेज पे फोकस किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत, यहां पर बहुत बड़े लेवल का प्रोग्रेस देखा गया क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं बिहार के खासतौर पर भोजपुर का जो रीजन था, आरा भोजपुर, उन क्षेत्रों में तो बड़े लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन देखा गया। जो फेज 3 था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में और ये चला था 2003 तक, यानी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया। 1991 में द पीवी नरसिम्हा राव वाज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया एंड 2003 के तक जो है वाजपेयी की सरकार तक ये चली। इस दौरान भारत सरकार ने फोकस किया कि भारत में कॉटन, ऑयल सीड, पल्स, मिलेट्स, है ना, इन सभी को जो है मजबूत किया जाए, इन सभी को जो है प्रमोट किया जाए देश में, इन सभी एरिया में काफी बड़े लेवल पर खेती किया जाए। बेसिकली इस टाइमलाइन में थर्ड फेज में भारत सरकार ने सेमी एरिड और ड्राई लैंड रीजन्स पे फोकस किया। और आप सभी को मालूम है कि इन क्षेत्रों में ज्यादातर कॉटन, ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट्स की ज्यादातर खेती होती है। और आप अगर देखें, वो कॉटन तो फिर भी चलो उसके लिए काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड चाहिए, वाटर इसको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मिलेट्स जैसे क्रॉप्स को सेमी एरिड और ड्राई लैंड रीजन्स में ज्यादातर इसकी खेती होती है। ये जो 1991 से लेकर 2003 का जो पीरियड था, अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 9 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आती है। इसी दौरान 8 एंड 9 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था।
इस दौरान भारत सरकार ने प्रयास किया कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको मजबूत किया जाए। बेसिकली इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत भारत की जो ड्राई एरियाज है, जहां पर सूखा या सूखी जो लैंड्स है, वहां पर इरिगेशन व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया, जिसमें अगर आप खासतौर पे देखें कुछ ऐसे रीजन थे जैसे नर्मदा तापी जो डोएब है ना, तुंगभद्रा जो बेसिन है, तुंगभद्रा बेसिन, भीमा कृष्णा बेसिन हो गया, यहां पर आप देखेंगे तो काफी बड़े लेवल पे सक्सेस पाया गया था। ये मैं थर्ड फेज की बात कर रहा हूं। तो जो फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज था और थर्ड फेज था, इन तीनों फेज में अलग अलग रीजन्स को टारगेट किया गया, अलग अलग क्रॉप्स को टारगेट किया गया, काफी सफलताएं देखी गई, तीनों का टाइमलाइन अलग था, है ना। और भारत में इन तीनों ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम आज इस स्थिति में थे कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं थी 2003 के बाद। तो फर्स्ट जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेस रहा ना, जो बेसिकली 1980 तक चला, जो 1965 से 66 से शुरू हुआ था, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। और उसी को देखा देखी दूसरा और तीसरा फेस भी लॉन्च किया गया, जिसमें हमें काफी बेनिफिट हुआ। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 1969 में आप समझिए कि लगभग हम अच्छे हालात में थे, फर्स्ट फेस जो था ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके बाद उसको आगे बढ़ाया गया, जब हम मजबूत हुए तो उसी टाइमलाइन में 1969 में फोर्थ फाइव ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया गया था। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की जो हमारी लेक्चर होगी उसमें हम सभी फोर्थ फाइव ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।